हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल हिंदी साहित्य बाय पूजा पांडे में। आज की इस वीडियो में हम हल करने वाले हैं जो आपके एनसीईआरटी क्लास 10th की बुक है क्षितिज भाग 2। उसमें आए आपके गद्य के जितने भी पाठ हैं, जैसे नेताजी का चश्मा, बाल गोविंद भगत, एक कहानी यह भी, नवद खाने में इबादत, गद्य के जितने भी पाठ हैं उन सभी पाठ पर आधारित बहुविकल्पीय प्रश्नों को, क्योंकि हम देखें तो जो हमारा बोर्ड एग्जाम होता है वहाँ पर हमारे इस एनसीईआरटी बुक से गद्य खंड, पद्य खंड, व्याकरण और लेखन, इन सभी से मिला के 40 नंबर का जो बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आज की वीडियो में हम सॉल्व करेंगे गद्य खंड के प्रश्नों को और आगे आने वाली वीडियो में काव्य खंड और व्याकरण के प्रश्नों को। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले हम नेताजी का चश्मा पाठ से प्रश्नों को देखेंगे। पहला प्रश्न है, नेताजी की मूर्ति पर चश्मा लगाने का कार्य कौन करता था? ऑप्शन 1 है हालदार साहब, दूसरा पानवाला, तीसरा अध्यापक, चौथा कैप्टन। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 कैप्टन। नेताजी की जो मूर्ति थी उस पर चश्मा लगाने का कार्य कैप्टन करता था। प्रश्न संख्या 2 है, कंपनी के काम के सिलसिले में हर 15वें दिन कस्बे से कौन गुजरता था? ऑप्शन 1 है हवलदार साहब, दूसरा मजिस्ट्रेट साहब, तीसरा हालदार साहब, चौथा डॉक्टर साहब। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 हालदार साहब। आप ध्यान रखेंगे जब आप परीक्षा में प्रश्नों को हल कर रहे हो तो जल्दबाजी में आप इसका आंसर जो है एक नहीं लगा कर आ जाएंगे, क्योंकि जो कंपनी का काम होता था उसके सिलसिले में हर 15वें दिन कस्बे से हालदार साहब जाते थे, न कि हवलदार साहब। तो आप ध्यान रखेंगे इस चीज़ को। प्रश्न संख्या 3 है, कस्बे के चौराहे पर किसकी मूर्ति लगी हुई थी? ऑप्शन 1 है जवाहरलाल नेहरू, दूसरा शास्त्री जी, तीसरा सुभाष चंद्र बोस, चौथा सरदार पटेल। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 सुभाष चंद्र बोस। जो कस्बे का चौराहा था वहां पर नेताजी की यानी कि सुभाष चंद्र बोस जी की मूर्ति लगी हुई थी। प्रश्न संख्या 4 देखते हैं जो कि आपका कथन और कारण पर आधारित है। कथन है, कैप्टन को देखकर हालदार साहब अवाक रह गए थे। कारण, क्योंकि कैप्टन एक मरियल सा लंगड़ा आदमी था। ऑप्शन देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है कथन और कारण दोनों गलत हैं। दूसरा, कथन गलत है किंतु कारण सही है। तीसरा, कथन सही है और कारण उसकी सही व्याख्या है। चौथा, कथन सही है किंतु कारण उसकी सही व्याख्या नहीं है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। जो कथन है वो भी सही है और कारण जो है वो उसकी सही व्याख्या है। कैप्टन को देखकर हालदार साहब जो अवाक रह गए थे, क्यों? क्योंकि जो कैप्टन था वो एक मरियल सा लंगड़ा आदमी था और जब हालदार साहब ने कैप्टन का नाम सुना था तो उनको लगा था कि ये कोई आर्मी का आदमी होगा, कोई देश का सिपाही होगा, इसलिए वो उसको देखकर अवाक रह गए जब उन्होंने देखा कि ये एक मरियल सा लंगड़ा आदमी है। प्रश्न संख्या 5 है, हालदार साहब भावुक क्यों हो गए? ऑप्शन 1 बिना चश्मे की मूर्ति देखकर, दूसरा मूर्ति पर सरकंडे का चश्मा देखकर, तीसरा कैप्टन की मृत्यु का समाचार सुनकर, चौथा पान वाले की व्यंग्य सुनकर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। मूर्ति पर सरकंडे का चश्मा देखकर हालदार साहब भावुक हो गए। उनको लगा कि इस देश में बच्चों में इतनी अपने देश के प्रति जो भावना है तो देशभक्ति अभी भी जिंदा है और इसलिए वो भावुक हो गए। प्रश्न संख्या 6 है, कैप्टन कौन था? ऑप्शन 1 है अवकाश प्राप्त सैनिक, दूसरा आजाद हिंद फौज का सिपाही, तीसरा चश्मा विक्रेता, चौथा नगर पालिका का सदस्य। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 चश्मा विक्रेता। आपके लिए ज़रूरी है कि आप इस कहानी को ध्यान से पढ़ें, क्योंकि अगर आप कहानी नहीं पढ़े रहेंगे तो आप नहीं बता सकते कि कैप्टन कौन था। जैसा कि नाम से दिख रहा है तो आप यहाँ से इन तीनों ऑप्शन में किसी भी और भी जा सकते हैं। तो ध्यान रखें कैप्टन कौन था? चश्मा विक्रेता था। प्रश्न संख्या 7 है, नेताजी का चश्मा एक डैश कहानी है। यहाँ पर रिक्त स्थान के लिए हमें सही विकल्प चुनना है। ऑप्शन 1 है भाव प्रधान, दूसरा व्यंग्य प्रधान, तीसरा दृश्य प्रधान, चौथा सौंदर्य प्रधान। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा व्यंग्य प्रधान। नेताजी का चश्मा जो कहानी है वो एक व्यंग्य प्रधान कहानी है। प्रश्न संख्या 8 देखते हैं, नेताजी की मूर्ति पर लगे सरकंडे के चश्मे को देखकर हालदार साहब की आंखें क्यों भर आईं? ऑप्शन 1 है सरकंडे से बना चश्मा उन्हें नेताजी की गरिमा के अनुरूप नहीं लगा, दूसरा
नेताजी की मूर्ति के हिसाब से चश्मे का स्वरूप सही नहीं था। तीसरा, चश्मे को देखकर उन्हें कैप्टन की याद आ गई थी। चौथा, बच्चों में नेताजी के प्रति सम्मान और देशभक्ति देखकर वे भावुक हो गए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। नेताजी की मूर्ति पर जो सरकंडे का चश्मा लगा था, उसको देखकर हवलदार साहब की आंखें इसलिए भर आईं क्योंकि जो बच्चों में नेताजी के प्रति सम्मान और देशभक्ति की भावना थी, उसको देखकर वो भावुक हो गए थे। प्रश्न संख्या 9 है, कैप्टन को क्या अच्छा नहीं लगता था? ऑप्शन 1, लोगों द्वारा उसका मजाक उड़ाना। दूसरा, नेताजी की बिना चश्मे वाली मूर्ति देखना। तीसरा, हवलदार साहब का मूर्ति को देखना। चौथा, जगह जगह घूमकर फ्रेम बेचना। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, नेताजी की बिना चश्मे वाली मूर्ति देखना। यानी जो नेताजी की मूर्ति बनी थी उस पर अगर चश्मा न हो तो ऐसी मूर्ति को देखना कैप्टन को अच्छा नहीं लगता था। प्रश्न संख्या 10 है, बच्चों द्वारा मूर्ति पर कैसा चश्मा लगाया गया था? ऑप्शन 1, सरकंडे का। दूसरा, लकड़ी का। तीसरा, कांच का। चौथा ऑप्शन है काले रंग का। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, सरकंडे का। प्रश्न संख्या 11 है, नेताजी का चश्मा पाठ के माध्यम से लेखक ने पाठकों को क्या संदेश दिया है? ऑप्शन 1, देशभक्ति की भावना का। दूसरा, परस्पर प्रेम की भावना का। तीसरा, सामूहिक श्रम की भावना का। चौथा, परोपकार की भावना का। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, देशभक्ति की भावना का। इस पाठ के माध्यम से लेखक ने पाठकों को देशभक्ति की भावना का संदेश दिया है। ध्यान रखेंगे, ये इस पाठ की मुख्य भावना है, लेकिन ये एक व्यंग्य प्रधान कहानी है, क्योंकि यहाँ पर व्यंग्य किया गया है कि जो बाकी समाज के लोग हैं वो अपने देश के प्रति, कर्तव्यों के प्रति जागरूक नहीं है, सिर्फ उनको अधिकार चाहिए। और जबकि जो एक कैप्टन है जो कि लंगड़ा मरीगल सा आदमी है, उसके अंदर देशभक्ति की भावना है और वो मूर्ति पर लगे चश्मे की छोटी से छोटी बात को भी ध्यान में रखता है। प्रश्न संख्या 12 है, क्या देखकर हवलदार साहब के चेहरे पर कौतुक भरी मुस्कान फैल गई? ऑप्शन 1, कैप्टन का हुलिया देखकर। ऑप्शन 2, पान वाले की बातें सुनकर। ऑप्शन 3, अध्यापक द्वारा बनाई गई विचित्र तस्वीर देखकर। ऑप्शन 4, पत्थर की मूर्ति पर असली चश्मा देखकर। तो इसका सही उत्तर जाएगा ऑप्शन नंबर 4, पत्थर की मूर्ति पर असली चश्मा देखकर जो हवलदार साहब थे उनके चेहरे पर कौतुक भरी मुस्कान फैल गई। वो आश्चर्यचकित हुए कि मूर्ति तो ये पत्थर की है, लेकिन इस पर जो चश्मा लगा है वो असली है। प्रश्न संख्या 13 है, कैप्टन चश्मे वाले के संदर्भ में कौन सा विकल्प सही है? ऑप्शन 1 है, वह आज़ाद हिंद फौज का सिपाही है। दूसरा, वह नगरपालिका का सदस्य है। तीसरा, वह एक सामान्य चश्मा विक्रेता है। चौथा, वह सेना का रिटायर्ड सेवानिवृत्त अधिकारी है। यह प्रश्न आपके तीसरे प्रश्न से मिलता जुलता है, छठे प्रश्न से। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3, वह एक सामान्य चश्मा विक्रेता है। प्रश्न संख्या 14 है, हवलदार साहब ने सोचा आज वहाँ रुकेंगे नहीं, पान भी नहीं खाएंगे और मूर्ति की तरफ देखेंगे भी नहीं, सीधे निकल जाएंगे, क्योंकि वे, ऑप्शन 1 है, हमें ये बताना है कि हवलदार साहब ने ऐसा क्यों सोचा कि आज वहाँ रुकेंगे नहीं, पान भी नहीं खाएंगे, मूर्ति की तरफ देखेंगे भी नहीं, सीधे निकल जाएंगे। ऑप्शन 1 है, नेताजी की मूर्ति पर चश्मा न होने के कारण नाराज थे। दूसरा, पान वाले के हंसोड़ व्यवहार से उब गए थे। तीसरा, कैप्टन जैसे भले व्यक्ति की मृत्यु से दुखी थे। चौथा, देशभक्तों के उपहास से आहत थे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, कैप्टन जैसे भले व्यक्ति की मृत्यु से दुखी थे और इसलिए उन्होंने ऐसा सोचा कि आज हम वहाँ नहीं रुकेंगे। प्रश्न संख्या 15 है, कस्बे से गुजरते समय हवलदार साहब क्या करते थे? ऑप्शन 1, चौराहे पर रुककर पान खाते थे। दूसरा, मूर्ति पर चश्मा लगाते थे। तीसरा, पान वाले से कैप्टन के विषय में पूछते थे। चौथा, पान वाले को अपने पदभार के विषय में बताते थे। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, कस्बे से गुजरते समय जो हवलदार साहब थे वो चौराहे पर रुककर पान खाते थे। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 16, मूर्ति बनाने का कार्य किसे सौंपा गया? ऑप्शन 1, ड्राइंग मास्टर को। दूसरा, कलाकार को। तीसरा, दुकानदार को। चौथा, नगरपालिका के अध्यक्ष को। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, ड्राइंग मास्टर को मूर्ति बनाने का कार्य सौंपा गया। प्रश्न संख्या 17 है, नहीं साहब वो लंगड़ा क्या जाएगा फौज में, पागल है पागल, ये किसने कहा? ऑप्शन 1, पान वाले ने। दूसरा, शहरवासियों ने। तीसरा, ड्राइवर ने। चौथा, हवलदार साहब ने।
तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 1 पान वाले ने। पान वाला जो है वो हवलदार साहब से कहता है कि नहीं साहब, वो लंगड़ा क्या जाएगा फौज में, पागल है पागल। प्रश्न संख्या 18 है, कैप्टन के प्रति पान वाले के मन में कैसी भावना थी? ऑप्शन 1 प्रेम, दूसरा घृणा, तीसरा उपेक्षा, चौथा सम्मान। इसका सही उत्तर हो जाएगा उपेक्षा। जो पान वाला था उसके मन में कैप्टन जो था उसके प्रति उपेक्षा की भावना थी। प्रश्न संख्या 19 है, हवलदार साहब की नज़र में कस्बे में मूर्ति लगाने का प्रयास सराहनीय क्यों था? ऑप्शन 1 है मूर्ति नेताजी की थी इसलिए, दूसरा मूर्ति पर असली चश्मा था, तीसरा मूर्ति लगाने की भावना महत्वपूर्ण थी, चौथा मूर्ति में नेताजी मासूम दिख रहे थे। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 मूर्ति लगाने की भावना महत्वपूर्ण थी, इसलिए जो कस्बे में उनकी मूर्ति लगाई गई थी नेताजी की, तो ये मूर्ति को लगाने का जो प्रयास था वो सराहनीय था। ये हमारे कुछ प्रश्न थे नेताजी का चश्मा इस पाठ से, जो कि आपकी एक व्यंग्य प्रधान कहानी है। अब चलते हैं अगले पाठ पे, जिसका नाम है बाल गोविंद भगत, जिसके लेखक हैं रामवृक्ष बेनीपुरी। ये आपकी रेखा चित्र विधा की रचना है। इस पर आधारित हम कुछ बहुविकल्पीय प्रश्नों को देखेंगे। प्रश्न संख्या 1 है, बाल गोविंद भगत की संगीत साधना का चरम उत्कर्ष किस दिन देखा गया? ऑप्शन 1 है जब वे बीमार थे, दूसरा जब उनके इकलौते बेटे की मृत्यु हुई, तीसरा जब वे धान की रोपाई कर रहे थे, चौथा जब वे गंगा घाट पर जाते थे। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, जब उनके इकलौते बेटे की मृत्यु हुई तब उनकी संगीत साधना का चरम उत्कर्ष देखा गया। प्रश्न संख्या 2 है, बेटे की मृत्यु के पश्चात बाल गोविंद भगत का आखिरी निर्णय क्या था? ऑप्शन 1 पतोहू का पुनर्विवाह करवाना, दूसरा पतोहू को शिक्षा दिलवाना, तीसरा पतोहू को घर से निकालना, चौथा पतोहू से घृणा करना। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 पतोहू का पुनर्विवाह करवाना, क्योंकि जब उनके बेटे की मृत्यु हो जाती है तो वो चाहते हैं कि उनकी जो बहू है उसका दूसरा विवाह हो जाए। प्रश्न संख्या 3 है, बेटे की मृत्यु पर बाल गोविंद भगत ने पतोहू को क्या करने के लिए कहा? ऑप्शन 1 क्रियाकर्म हेतु आवश्यक सामग्री का प्रबंध करने के लिए, ऑप्शन 2 रोने के लिए, ऑप्शन 3 उत्सव मनाने के लिए, ऑप्शन 4 साफ सफाई करने के लिए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 उत्सव मनाने के लिए, क्योंकि बाल गोविंद भगत का ये मानना था कि जो आत्मा है वो मृत्यु के पश्चात परमात्मा से उसका मिलन हो जाता है, तो यहाँ पर दुख ही होने की बजाय हमें उत्सव मनाना चाहिए, इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। प्रश्न संख्या 4 है, बाल गोविंद भगत अपने बेटे से अधिक प्यार इसलिए करते थे क्योंकि ऑप्शन 1 वह उनका इकलौता बेटा था, दूसरा वह सुस्त तथा कम बुद्धि वाला था, तीसरा वह होशियार एवं तीक्ष्ण बुद्धि वाला था, चौथा उन्हें पुत्र मोह अधिक था। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2 वह सुस्त तथा कम बुद्धि वाला था। और बाल गोविंद भगत का यह मानना था कि जो लोग सुस्त बुद्धि के हैं या कम बुद्धि के हैं उन्हें अधिक प्यार की आवश्यकता होती है, इसलिए वो अपने बेटे से अधिक प्यार करते थे। प्रश्न संख्या 5 है, बाल गोविंद भगत के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है? ऑप्शन 1 सामाजिक रूढ़ियों में विश्वास रखते थे, ऑप्शन 2 वे जन्म मृत्यु के संबंध में स्थिर थे, ऑप्शन 3 वे सच्ची संगीत साधना करते थे, ऑप्शन 4 वे किसी से दो टूक बात नहीं करते थे। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 सामाजिक रूढ़ियों में विश्वास रखते थे। ये जो कथन है ये गलत है बाल गोविंद भगत के संदर्भ में, क्योंकि वो सामाजिक रूढ़ियों को नहीं मानते थे। प्रश्न संख्या 6 है, बाल गोविंद भगत साधु की सभी परिभाषाओं पर किन गुणों के कारण खरे उतरते थे? ऑप्शन 1 है मधुर गायन, खेती बाड़ी करना, गांधीवादी दर्शन, सारा समय पूजा पाठ में बिताना, ऑप्शन 2 है मृत्यु से न घबराना, हर समय भजन में लीन रहना, बेटे व बहू से बहुत प्रेम करना, ऑप्शन 3 सात्विक गृहस्थ जीवन, सत्यवादिता, शुद्ध व्यवहार, कबीर दर्शन से सज्जित आत्मा, ऑप्शन 4 है आस्तिकता, समाज सेवा, प्रतिदिन मंदिर जाना, रास्ते में जो भी मिले उसे उपदेश देना। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3 सात्विक गृहस्थ जीवन, सत्यवादिता, शुद्ध व्यवहार और कबीर दर्शन से सज्जित आत्मा। ये बाल गोविंद भगत के वे गुण हैं जिनके आधार पर हम कह सकते हैं कि वो साधु की सभी परिभाषाओं पर खरे उतरते थे। प्रश्न संख्या 7 है,
आषाढ़ के महीने में बाल गोविंद भगत क्या कार्य करते थे? ऑप्शन 1 गंगा स्नान के लिए जाते, ऑप्शन 2 प्रभातियां गाते, ऑप्शन 3 खंजड़ी बजाते, ऑप्शन 4 धान की रोपाई करते। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 धान की रोपाई करते। प्रश्न संख्या 8 है, भगत गृहस्थ होते भी हुए भी वस्तुतः क्या थे? हमें रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। ऑप्शन 1 है पाखंडी, ऑप्शन 2 है साधु, ऑप्शन 3 साहब, ऑप्शन 4 धर्मगुरु। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 साधु थे। बाल गोविंद भगत जो थे वो गृहस्थ होते हुए भी एक साधु थे। प्रश्न संख्या 9 है, बाल गोविंद भगत साहब किसे मानते थे? ऑप्शन 1 कबीर को, ऑप्शन 2 लेखक को, ऑप्शन 3 खंजड़ी को और ऑप्शन 4 ग्रामीणवासी को। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 कबीर को। बाल गोविंद भगत जो थे वो कबीर को साहब मानते थे। प्रश्न संख्या 10 है, लेखक रामवृक्ष बेनीपुरी जी बाल गोविंद भगत की किस विशेषता पर अत्यधिक मुग्ध थे? ऑप्शन 1 पहनावे पर, ऑप्शन 2 व्यवहार पर, ऑप्शन 3 मधुर गान पर, ऑप्शन 4 कार्य कुशलता पर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 3 मधुर गान पर। क्योंकि जब बाल गोविंद भगत जी अपने खेतों में धान की रोपाई करते वक्त गाना गाते थे तो बहुत सी स्त्रियां जो है वो अपने मेढ़ों पर ही खड़ी होकर उनके ही गीतों को दोहराने लगती थी। प्रश्न संख्या 11 है, बाल गोविंद भगत के जीवन से हमें क्या प्रेरणा मिलती है? ऑप्शन 1 आडंबर से दूर रहकर ईश्वर भक्ति करने की, ऑप्शन 2 कृषि आधारित जीवन व्यतीत करने की, ऑप्शन 3 सामाजिक रूढ़ियों का समर्थन करने की, ऑप्शन 4 पूजा पाठ और यज्ञ आदि करने की। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 आडंबर से दूर रहकर ईश्वर भक्ति करने की प्रेरणा हमें बाल गोविंद भगत के जीवन से मिलती है। प्रश्न संख्या 12 है, ये कथन और कारण वाला प्रश्न है। बाल गोविंद भगत ने अपने पुत्र की चिता को अग्नि अपनी पतोह से दिलवाई, ये कथन है। कारण दिया गया है क्योंकि बाल गोविंद भगत रूढ़ी विरोधी व नारी सम्मान के पक्षधर थे। ऑप्शन 1 है कथन और कारण दोनों गलत हैं, ऑप्शन 2 कथन गलत है किंतु कारण सही है, ऑप्शन 3 कथन सही है और कारण आर उसकी सही व्याख्या है, ऑप्शन 4 कथन ए सही है किंतु कारण आर उसकी गलत व्याख्या है। यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, यहाँ पर कथन भी सही है और कारण जो दिया गया है तो वो उसकी सही व्याख्या है। चलते हैं अपने अगले पाठ पर। यहाँ पर लखनवी अंदाज जो कि आपकी हास्य व्यंग्य रचना इसको हम कह सकते हैं। यहाँ पर देखिए टाइपिंग मिस्टेक हो गया है, यहाँ पर ये आधा श है र नहीं है, जिसे हम मुफस्सिल की पैसेंजर ट्रेन कह सकते हैं। तो यहाँ पे पूछा है प्रश्न संख्या 1 में कि मुफस्सिल की पैसेंजर ट्रेन से क्या आशय है? ऑप्शन 1 है विशेष यात्रियों के लिए चलने वाली गाड़ी, ऑप्शन 2 बच्चों के मनोरंजन के लिए चलने वाली गाड़ी, ऑप्शन 3 दुर्गम रास्तों पर चलने वाली गाड़ी, ऑप्शन 4 केंद्रस्थ नगर के इर्द गिर्द स्थानों पर जाने वाली गाड़ी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4 केंद्रस्थ नगर के इर्द गिर्द स्थानों पर जाने वाली गाड़ी। यानी जैसे मान लीजिए कोई आपका एक मेन स्टेशन है और वहाँ से वो आपका केंद्र में हो गया नगर के, तो वहाँ से थोड़े दूर पर या अगल बगल जगहों पर जो जाने वाली गाड़ियाँ होंगी तो उनको हम कह सकते हैं कि ये हमारी पैसेंजर ट्रेन है, मुफस्सिल की पैसेंजर ट्रेन है। प्रश्न संख्या 2 है, डिब्बे में बैठे सज्जन को देखकर लेखक किस विषय में अनुमान करने लगे? ऑप्शन 1 दूरी के विषय में, ऑप्शन 2 नवीन कहानी के विषय में, ऑप्शन 3 रेलवे कर्मचारियों के विषय में, ऑप्शन 4 नवाब साहब की असुविधा और संकोच के कारणों के विषय में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 4 नवाब साहब की असुविधा और संकोच के कारणों के विषय में। प्रश्न संख्या 3 है, सीट के नीचे से लोटा उठाकर खीरों को खिड़की से बाहर धोया और तौलिए से पोंछ लिया, जेब से चाकू निकाला, दोनों खीरों के सिर काटे और उन्हें गोदकर झाग निकाला, फिर खीरों को बहुत एहतियात से छीलकर फाकों को करीने से तौलिए पर सजाते गए। उपर्युक्त क्रियाकलापों से नवाब साहब क्या संप्रेषित करना चाहते थे? यानी उनकी ये हरकतें देखकर हमें क्या पता चल रहा था या वो क्या जताना चाहते थे? ऑप्शन 1 है अनुशासित जीवन, ऑप्शन 2 सादगी से भरा जीवन, ऑप्शन 3 खानदानी रईसों का ढंग, ऑप्शन 4 ट्रेन में खीरे खाने का तरीका। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 खानदानी रईसों का ढंग। प्रश्न संख्या 4 है,
अचानक रेल के डिब्बे में लेखक को देखकर नवाब की आंखों में कौन सा भाव दिखाई दिया? ऑप्शन 1 गुस्सा, ऑप्शन 2 असंतोष, ऑप्शन 3 खुशी, ऑप्शन 4 प्रेम। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 4 असंतोष। प्रश्न संख्या 5 है, नवाब साहब ने खीरे की तैयारी के बाद उसका क्या किया? ऑप्शन 1 खिड़की से बाहर फेंक दिए, ऑप्शन 2 साथ बैठे मुसाफिरों को दे दिए, ऑप्शन 3 सारे स्वयं खा गए, ऑप्शन 4 लेखक को दे दिए। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 खिड़की से बाहर फेंक दिए। प्रश्न संख्या 6 है, लखनवी अंदाज पाठ में किस ओर संकेत किया गया है? ऑप्शन 1 पतनशील सामंती वर्ग पर व्यंग्य किया गया है, ऑप्शन 2 लेखक ने बनावटी जीवन शैली पर बल दिया है, ऑप्शन 3 दिखावे का प्रदर्शन करने की प्रवृत्ति पर बल दिया है, ऑप्शन 4 खीरा बेचने वालों पर व्यंग्य किया गया है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 पतनशील सामंती वर्ग पर व्यंग्य किया गया है इस पाठ में। प्रश्न संख्या 7 है, लेखक ने नवाब साहब से खीरा न खाने का क्या कारण बताया? ऑप्शन 1 अखाद्य वस्तु, दूसरा खीरा मैदे पर जोर डालता है, तीसरा पेट का भरा होना, चौथा अजनबियों से कुछ न लेना। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 खीरा मैदे पर जोर डालता है। मैदा का अर्थ होता है पेट। प्रश्न संख्या 8 है, लेखक नवाब साहब को कैसे देख रहे थे? ऑप्शन 1 है प्रसन्नता से, दूसरा गुस्से से, तीसरा दुख से, चौथा कनखियों से। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 कनखियों से। प्रश्न संख्या 9 है, लेखक ने ट्रेन में सेकेंड क्लास का टिकट क्यों खरीदा? ऑप्शन 1 अमीरी प्रदर्शन के लिए, ऑप्शन 2 नई कहानी के विषय में सोचने के लिए, ऑप्शन 3 आरामदायक सफ़र के लिए, ऑप्शन 4 पैसों की कमी के कारण। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 लेखक ने ट्रेन में जो सेकेंड क्लास का टिकट खरीदा था वो इसलिए खरीदा था कि वो नई कहानी के विषय में सोच पाएँ। प्रश्न संख्या 10 है, सतृष्ण आँखों से देखना से क्या तात्पर्य है? ये आपका एक मुहावरा है एक तरीके से। ऑप्शन 1 है भर जाने वाली नज़रों से देखना, ऑप्शन 2 ललचाई नज़रों से देखना, ऑप्शन 3 आंखें बंद करके देखना, ऑप्शन 4 दूसरों की आंखों से देखना। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 ललचाई नज़रों से देखना। प्रश्न संख्या 11 है, आदाब अर्ज किस भाषा का शब्द है? ऑप्शन 1 हिंदी, ऑप्शन 2 उर्दू, ऑप्शन 3 संस्कृत, ऑप्शन 4 अंग्रेजी। इसका सही अर्थ हो जाएगा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 उर्दू। आदाब अर्ज जो ये उर्दू भाषा का शब्द है। अब हम चलते हैं अगले पाठ पर। एक कहानी है भी जिसकी लेखिका है मन्नू भंडारी और इस पर आधारित प्रश्नों को हम देखेंगे, बहुविकल्पीय प्रश्नों को। प्रश्न संख्या 1 है, लेखिका मन्नू भंडारी को लेखन की प्रेरणा किससे मिली? ऑप्शन 1 है अपने पिता से, ऑप्शन 2 हिंदी प्राध्यापिका से, ऑप्शन 3 है 1 और 2 दोनों से, ऑप्शन 4 है माता से। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 1 और 2 दोनों, यानी अपने पिता से भी और उनकी जो हिंदी प्राध्यापिका थी शीला अग्रवाल उनसे, इन दोनों ही लोगों से मन्नू भंडारी को लेखन की प्रेरणा मिली थी। प्रश्न संख्या 2 है, लेखिका के पिता द्वारा लिखे गए शब्दकोश से उन्हें किसकी प्राप्ति हुई? ऑप्शन 1 यश और प्रतिष्ठा की, ऑप्शन 2 धन एवं संपदा की, ऑप्शन 3 सरकार द्वारा सम्मान की, ऑप्शन 4 मंगला पारितोष पुरस्कार की। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 यश और प्रतिष्ठा की। प्रश्न संख्या 3 है, लेखिका के पिता के स्वभाव को क्रोधी किसने बना दिया था? ऑप्शन 1 लंबी बीमारी ने, ऑप्शन 2 स्वयं लेखिका ने, ऑप्शन 3 आर्थिक तंगी ने, ऑप्शन 4 परिवार के सदस्यों ने। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 आर्थिक तंगी ने। जो परिवार की आर्थिक तंगी थी, आर्थिक स्थिति थी, उसने लेखिका के पिता के स्वभाव को क्रोधी बना दिया था। प्रश्न संख्या 4 है, लेखिका को अपने अस्तित्व का एहसास कब हुआ? ऑप्शन 1 आंदोलन में भाग लेने पर, ऑप्शन 2 पिता से बहस करने पर, ऑप्शन 3 बड़ी बहन तथा भाई की छत्रछाया हटने पर, ऑप्शन 4 माँ से दूर जाने पर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 बड़ी बहन तथा भाई की छत्रछाया हटने पर। प्रश्न संख्या 5 है,
लेखिका के पिता लेखिका को घर में होने वाली बहसों में बैठने के लिए कहते थे, क्यों? हमें कारण बताना है। ऑप्शन 1 है ताकि लेखिका घर से बाहर न जाए। ऑप्शन 2 ताकि लेखिका देश में चल रही गतिविधियों को जाने समझे। ऑप्शन 3 ताकि लेखिका पिता की विचारधारा से परिचित हो सके। ऑप्शन 4 ताकि लेखिका को किसी भी विषय पर जानकारी प्राप्त हो सके। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, ताकि लेखिका देश में चल रही गतिविधियों को जाने समझे, इसलिए लेखिका के पिता लेखिका को घर में होने वाली बहसों में बैठने के लिए कहते थे। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 6। एक कहानी यह भी, पाठ में लेखिका की दृष्टि में उनकी माँ का व्यक्तित्व आदर्श रूप नहीं था, क्योंकि ऑप्शन 1 है उनकी माँ अपने बच्चों से भेदभाव करती थी। दूसरा, उनकी माँ बहुत अधिक पढ़ी लिखी नहीं थी। तीसरा, उन्हें उनका व्यक्तित्व काफ़ी दबा दबा सा लगता था। चौथा, उनकी माँ बहुत ही आक्रामक स्वभाव की थी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, उनकी माँ बहुत अधिक पढ़ी लिखी नहीं थी। प्रश्न संख्या 7 है, लेखिका के व्यक्तित्व पर सबसे ज़्यादा किसका प्रभाव पड़ा? ऑप्शन 1 हिंदी की प्राध्यापिका का। ऑप्शन 2 बड़ी बहन सुशीला का। ऑप्शन 3 लेखिका की माँ का। ऑप्शन 4 लेखिका के पिता का। जब आप इसका अध्ययन करेंगे इस आत्मकथा का, तो आप देखेंगे जो लेखिका है मन्नू भंडारी, उनके व्यक्तित्व पर सबसे ज़्यादा प्रभाव उनके पिता का पड़ा था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। प्रश्न संख्या 8 है, लेखिका ने अपनी माँ को कैसा बताया है? ऑप्शन 1 साधारण। ऑप्शन 2 नासमझ। ऑप्शन 3 व्यक्तित्व विहीन। ऑप्शन 4 पराश्रित। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 व्यक्तित्व विहीन। प्रश्न संख्या 9 है, एक कहानी यह भी, पाठ हमें क्या प्रेरणा देता है बताना है। ऑप्शन 1 है समाज में पहचान बनाने का संदेश देता है। ऑप्शन 2 समाज में आर्थिक स्थिति मजबूत करने की प्रेरणा देता है। ऑप्शन 3 राजनैतिक कर्तव्यों का निर्वाह करने का संदेश देता है। ऑप्शन 4 आंदोलन करने की प्रेरणा देता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1 समाज में पहचान बनाने का संदेश देता है। प्रश्न संख्या 10 है, शीला अग्रवाल किस विषय से जुड़ी थी? यानी जो मन्नू भंडारी जी की प्राध्यापिका थी वह किस विषय से जुड़ी थी? ऑप्शन 1 है गणित। ऑप्शन 2 विज्ञान। ऑप्शन 3 अर्थशास्त्र। ऑप्शन 4 हिंदी। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 हिंदी। प्रश्न संख्या 11 है, लेखिका मन्नू भंडारी शीला अग्रवाल के संपर्क में कब आई? ऑप्शन 1 है वर्ष 1945 में। ऑप्शन 2 वर्ष 1946 में। ऑप्शन 3 वर्ष 1944 में। ऑप्शन 4 वर्ष 1947 में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 वर्ष 1945 में। प्रश्न संख्या 12 है, लेखिका के पिता रसोई घर को क्या कहते थे? ऑप्शन 1 पाकशाला। ऑप्शन 2 रसूखदार। ऑप्शन 3 भोजन स्थल। ऑप्शन 4 भटियार खाना। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 भटियार खाना। प्रश्न संख्या 13 है, किससे प्रभावित होकर लेखिका ने स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लिया? ऑप्शन 1 है डॉक्टर अम्बालाल जी से। ऑप्शन 2 अपने पिताजी से। ऑप्शन 3 अपनी बहन सुशीला से। ऑप्शन 4 शीला अग्रवाल जी से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 शीला अग्रवाल जी से। प्रश्न संख्या 14 है, यहाँ पर कथन और कारण वाला प्रश्न है, लेखिका के पिता शक्की स्वभाव के व्यक्ति थे। कारण, क्योंकि लेखिका के पिता के साथ अपनों ने विश्वासघात किया था। ऑप्शन 1 है कथन ए और कारण दोनों गलत हैं। ऑप्शन 2 कथन गलत है किंतु कारण सही है। ऑप्शन 3 कथन सही है और कारण उसकी सही व्याख्या है। ऑप्शन 4 कथन सही है किंतु कारण उसकी गलत व्याख्या है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 कथन सही है और कारण उसकी सही व्याख्या है। क्योंकि लेखिका के पिता के साथ जो अपनों ने विश्वासघात किया था, इस कारण से उनका स्वभाव जो है शक्की हो गया था। अगला पाठ है आपका नौबत खाने में इबादत। यहाँ से संबंधित हम इन बहुविकल्पी प्रश्नों को देखेंगे जो कि आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और उपयोगी भी हैं। प्रश्न संख्या 1 है, बिस्मिल्लाह खां को कुलसुम हलवानी की कचौड़ी वाली दुकान पर जाना क्यों पसंद था? ऑप्शन 1 है उसकी कचौड़ियाँ बेहद स्वादिष्ट और खस्ता होती थी। ऑप्शन 2 है उसका कचौड़ी बनाने का अनोखा अंदाज था। ऑप्शन 3 है उसकी कचौड़ी का दाम बहुत वाजिब था। ऑप्शन 4 है कचौड़ी तलते समय छन्न की आवाज़ में
आरोह और अवरोह दिखता था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। जो बिस्मिल्लाह खां थे वो कुलसुम हलवाई की कचौड़ी वाली दुकान पर जाना इसलिए पसंद करते थे क्योंकि कचौड़ी तलते समय जो छन्न की आवाज़ आती थी उसमें उनको आरोह और अवरोह दिखता था। प्रश्न संख्या 2 है, काशी में संगीत आयोजन की अद्भुत परंपरा की क्या विशेषता है? ऑप्शन 1, यहाँ संगीत का आयोजन पिछले कई वर्षों से होता आ रहा है। ऑप्शन 2, हनुमान जयंती के अवसर पर यहाँ 5 दिनों तक शास्त्रीय गायन के कार्यक्रम का आयोजन होता है। ऑप्शन 3, एक और दो दोनों। ऑप्शन 4, यहाँ संगीत को अधिक महत्व नहीं दिया जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, एक और दो दोनों। ये दोनों ही कारण हैं कि ये काशी में जो संगीत आयोजन है इसकी अद्भुत परंपरा की विशेषताएं हैं। प्रश्न संख्या 3 है, बिस्मिल्लाह खां को किस बात का पक्का यकीन था? ऑप्शन 1, वे भारत रत्न प्राप्त कर लेंगे। ऑप्शन 2, ईश्वर उन्हें सच्चा सुर प्रदान करेगा। ऑप्शन 3, वे हिंदू मुस्लिम को एक करने में सफल होंगे। ऑप्शन 4, उपर्युक्त सभी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, ईश्वर उन्हें सच्चा सुर प्रदान करेगा। इस बात का बिस्मिल्लाह खां को पक्का यकीन था। प्रश्न संख्या 4 है, बिस्मिल्लाह खां पर रसूलन बाई और तथा बतूलन बाई का क्या प्रभाव पड़ा? ऑप्शन 1, इनके कारण बिस्मिल्लाह खां के संगीत में रुचि बढ़ी। ऑप्शन 2, इनके द्वारा बिस्मिल्लाह खां गलत रास्ते पर चल पड़े। ऑप्शन 3, इनसे प्रेरणा लेकर बिस्मिल्लाह खां पढ़ाई करने लगे। ऑप्शन 4, इनके कारण बिस्मिल्लाह खां को सच्चा सुर नहीं मिल सका। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, इनके कारण बिस्मिल्लाह खां के संगीत में रुचि बढ़ी। किसके कारण? रसूलन बाई और बतूलन बाई के कारण। प्रश्न संख्या 5 है, बिस्मिल्लाह खां साहब के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है? ऑप्शन 1, वे काशी बाबा विश्वनाथ और गंगा मैया के प्रति अपार आस्था रखते थे। ऑप्शन 2, वे पांचों वक्त के नमाजी और मुहर्रम में नौहा बजाने वाले सच्चे मुसलमान थे। ऑप्शन 3, वे खुदा से प्रसिद्धि और शोहरत की कामना करते थे। ऑप्शन 4, वे खुदा से रियाज और कला में सच्चे सुर की कामना करते थे। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, वे खुदा से प्रसिद्धि और शोहरत की कामना करते थे। ये जो कथन है ये गलत है। वे केवल रियाज और सच्चे सुर की कामना करते थे। प्रश्न संख्या 6 है, अमीरुद्दीन को रसूलन बाई और बतूलन बाई के घर वाला रास्ता क्यों पसंद था? ऑप्शन 1, संगीत के प्रति असीम रुचि के कारण। ऑप्शन 2, संगीत में अरुचि के कारण। ऑप्शन 3, वह छोटा रास्ता था। ऑप्शन 4, वह रास्ता साफ सुथरा था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, संगीत के प्रति असीम रुचि के कारण। प्रश्न संख्या 7 है, बिस्मिल्लाह खां की शहनाई में क्या समाया हुआ था? ऑप्शन 1, उनके उस्ताद की नसीहतें। ऑप्शन 2, संगीत के सातों सुर। ऑप्शन 3, स्वयं परवरदिगार। ऑप्शन 4, उपर्युक्त सभी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, उपर्युक्त सभी। जो बिस्मिल्लाह खां की शहनाई है उसमें उनके उस्ताद की नसीहतें, संगीत के सुर और स्वयं परवरदिगार यानी कि ईश्वर सब समाये हुए थे। प्रश्न संख्या 8 है, नौबत खाने में इबादत पाठ के आधार पर बताइए कि भीम पलासी और मुल्तानी क्या है? ऑप्शन 1, एक मिट्टी के नाम। ऑप्शन 2, खास तरह के व्यंजन। ऑप्शन 3, एक तरह का राग। ऑप्शन 4, एक प्रकार की शहनाई। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, एक तरह का राग है भीम पलासी और मुल्तानी। प्रश्न संख्या 9 है, बिस्मिल्लाह खां के लिए शहनाई और काशी, यहाँ पे हमें रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है, क्या था? ऑप्शन 1, आजीविका का साधन। ऑप्शन 2, जन्नत से बढ़कर। ऑप्शन 3, जीवन का आधार। ऑप्शन 4, सच्चा सुर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, जन्नत से बढ़कर। प्रश्न संख्या 10 है, काशी विश्वनाथ के प्रति बिस्मिल्लाह खां अपनी श्रद्धा किस प्रकार दर्शाते हैं? ऑप्शन 1, वे काशी की ओर मुँह करके बैठते हैं। ऑप्शन 2, वे अपनी शहनाई का प्याला काशी की ओर घुमा देते हैं। ऑप्शन 3, एक और दो दोनों। ऑप्शन 4, वे अपना मुंह ढककर शहनाई बजाते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, एक और दो दोनों, क्योंकि वे काशी की ओर मुँह करके बैठते हैं और अपनी शहनाई का प्याला काशी की ओर घुमा देते हैं। तो इससे ये दिखाई पड़ता है कि वो काशी विश्वनाथ के प्रति उनकी कितनी श्रद्धा है। प्रश्न संख्या 11 है, यहाँ पे कथन दिए गए हैं, 2 कथन दिए गए हैं, यहाँ पर आपको कारण नहीं दिया गया है, कथन क और कथन ख। कथन क है, शहनाई को सभी वाद्य यंत्रों में शाहे नई की उपाधि दी गई है। कथन ख है,
शहनाई का प्रयोग मांगलिक अवसरों पर होता है, इसकी धुन बड़ी ही मोहक होती है। तो हमें नौबत खाने में इबादत पाठ के आधार पर बताना है कि कथन क और कारण ख के लिए सही विकल्प चुनना है। आप यहाँ पर देखेंगे तो ये कथन नहीं, ये आपका एक कारण ही है, क्योंकि हमें इस कारण के आधार पर बताना है कि ऊपर वाला जो कथन है वो सही है अथवा नहीं है, या कथन सही है कारण गलत है, या दोनों सही हैं। ऑप्शन 1 है, जहाँ पर आप देख रहे हैं दोबारा नहीं, यहाँ पर एक कारण रहेगा, आप इसको सही कर लीजिएगा। ऑप्शन 1 है, कथन और कारण दोनों गलत हैं। ऑप्शन 2, कथन गलत है किंतु कारण सही है। ऑप्शन 3, कथन सही है और कारण उसकी सही व्याख्या है। ऑप्शन 4, कथन सही है किंतु कारण उसकी गलत व्याख्या है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, कथन सही है और कारण उसकी सही व्याख्या है। चूँकि शहनाई का प्रयोग मांगलिक अवसरों पर होता है और उसकी धुन बड़ी ही मोहक होती है, इसी कारण सभी वाद्य यंत्रों में शाहे नई की उपाधि दी जाती है शहनाई को। प्रश्न संख्या 12 है, धत पगली ये भारत रत्न हमको शहनैया पे मिला है, लुंगिया पे नाही। इस कथन के आधार पर बिस्मिल्लाह खां के बारे में कौन सी बात कही जा सकती है? ऑप्शन 1 है, वे हाजिर जवाब और खुशमिजाज इंसान थे। दूसरा, वे कपड़ों से अधिक महत्व भारत रत्न को देते थे। तीसरा, वे बहुत जल्दी क्रोधित और नाराज हो जाते थे। चौथा, वे कला पर गर्व करते थे, इसलिए इसे बेचते नहीं थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1, वे हाजिर जवाब और खुशमिजाज इंसान थे। प्रश्न संख्या 13 है, लेखक के अनुसार बिस्मिल्लाह खां और काशी का संबंध किसका प्रतीक है? ऑप्शन 1, पवित्रता। ऑप्शन 2, निराश्रिता। ऑप्शन 3, अन्योन्याश्रिता। ऑप्शन 4, आध्यात्मिकता। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, अन्योन्याश्रिता। यानी जो बिस्मिल्लाह खां है और काशी का संबंध जो है वो अन्योन्याश्रिता का प्रतीक, यानी कि एक दूसरे पर आधारित है दोनों। प्रश्न संख्या 14 है, वर्ष 2000 के बाद बिस्मिल्लाह खां क्या कैसा महसूस करते थे? यहाँ पर हमें रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। ऑप्शन 1 है, काशी के स्वादिष्ट पकवानों से परहेज का दुख। ऑप्शन 2, काशी के मलाई बर्फ वालों के प्रति सहानुभूति। ऑप्शन 3, काशी की परंपराओं और साहित्य के प्रति अरुचि। ऑप्शन 4, काशी की संस्कृतियों के इतिहास बन जाने का दुख। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, काशी की संस्कृतियों के इतिहास बन जाने का दुख महसूस करते थे वर्ष 2000 के बाद। कौन? बिस्मिल्लाह खां। आगे हम यहाँ पर देखें तो आपका जो ये गद्य खंड का अंतिम चैप्टर है संस्कृति, जो कि निबंध विधा की रचना है, उस पर आधारित प्रश्नों को हम देखेंगे। पहला प्रश्न है, लेखक के अनुसार सबसे कम समझ आने वाले किंतु सबसे अधिक उपयोग में आने वाले शब्द हैं। ऑप्शन 1 है, सभ्यता और समाज। ऑप्शन 2, समाज और संस्कृति। ऑप्शन 3, संस्कृति और परंपरा। ऑप्शन 4, सभ्यता और संस्कृति। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, सभ्यता और संस्कृति। सही बात भी है, क्योंकि लेखक भी ये जानता है कि सबसे कम समझ में आता है सभ्यता और संस्कृति ये शब्द लोगों के, लेकिन वो सबसे अधिक इसी का प्रयोग करते हैं। प्रश्न संख्या 2 है, कथन और कारण वाला प्रश्न है। कथन दिया गया है कि सभ्यता साधन है जबकि संस्कृति साध्य है। कारण दिया गया है क्योंकि सभ्यता बताती है कि हमारे पास क्या है और संस्कृति बताती है कि हम क्या हैं। ऑप्शन 1 है, कथन तथा कारण दोनों गलत हैं। ऑप्शन 2, कथन गलत है किंतु कारण सही है। ऑप्शन 3, कथन सही है और कारण उसकी सही व्याख्या है। ऑप्शन 4, कथन सही है किंतु कारण उसकी गलत व्याख्या है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, कथन सही है और कारण उसकी सही व्याख्या है, क्योंकि सभ्यता ही बताती है कि हमारे पास क्या है और संस्कृति बताती है कि हम क्या हैं। सभ्यता क्या है? साधन है, जबकि संस्कृति क्या है? साध्य है। तो ये जो है सभ्यता और संस्कृति का मूल अंतर है, आप इसको नोट कर कर रख लें, आपको आगे के लिए भी काम देगा। कोई पूछे कि सभ्यता और संस्कृति में क्या अंतर है, तो हम कहेंगे कि सभ्यता हमें यह बताती है कि हमारे पास क्या है, लेकिन संस्कृति ये बताती है कि हम स्वयं क्या हैं। प्रश्न संख्या 3 है, मनुष्य की किस खोज ने सभ्यता को नई दिशा दी है? ऑप्शन 1, रेडियो की खोज। ऑप्शन 2, कंप्यूटर की खोज। ऑप्शन 3, आग की खोज। ऑप्शन 4, मोबाइल की खोज। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, आग की खोज। आग की खोज ने जो सभ्यता है उसको एक नई दिशा दी है।
प्रश्न संख्या 4 है, लेखक के अनुसार कैसा व्यक्ति नए नए आविष्कार करता है? ऑप्शन 1 सुसंस्कृत व्यक्ति, ऑप्शन 2 अपव्ययी व्यक्ति, ऑप्शन 3 असभ्य व्यक्ति, ऑप्शन 4 स्वार्थी व्यक्ति। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 सुसंस्कृत व्यक्ति जो होता है वो नए नए आविष्कार करता है। प्रश्न संख्या 5 है, लेखक के अनुसार संस्कृति के किस गुण को सभी धर्मों के लोग अपनाते हैं? ऑप्शन 1 बंटवारा, ऑप्शन 2 त्याग, ऑप्शन 3 ईर्ष्यालु, ऑप्शन 4 विलासी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 त्याग। जो संस्कृति का त्याग का गुण है उसी को सभी धर्मों के लोग अपनाते हैं। प्रश्न संख्या 6 है, निम्नलिखित कथन कारण को ध्यानपूर्वक पढ़िए और उसके बाद दिए गए विकल्पों में से कोई एक सही विकल्प चुनकर लिखिए। यानी कथन और कारण दिया गया, जैसे आप शुरू से देखते आ रहे हैं इस प्रकार के प्रश्न पूछे गए हैं और निश्चित रूप से आपकी परीक्षा में भी ये प्रश्न देखने को मिलेंगे। और अब तक आपने देखा कि ये दोनों ही सही होते आए हैं कि कथन भी सही है और कारण भी उसकी सही व्याख्या करता है। तो जब आपको दोनों में से कुछ समझ में ना आए कि इसमें से मैं कौन सा ऑप्शन चूज करना है, तो मैक्सिमम आप जो है इस ऑप्शन के साथ जा सकते हैं कि कथन और कारण दोनों सही हैं और कारण जो है कथन की सही व्याख्या करता है, क्योंकि 90% जो होते हैं ये ऑप्शन आपके सही हो जाते हैं। फिर भी अब एक बार जो है कथन और कारण को ध्यान से पढ़ लें। ऑप्शन देखते हैं, कथन तथा कारण दोनों सही हैं और कारण कथन की सही व्याख्या करता है। ऑप्शन 2 है, कथन गलत है लेकिन कारण सही है। ऑप्शन 3 कथन तथा कारण दोनों गलत हैं। ऑप्शन 4 कथन सही है लेकिन कारण उसकी गलत व्याख्या करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, कथन और कारण दोनों सही हैं और कारण जो है उसकी सही व्याख्या करता है कि मनुष्य जो है पूर्व आविष्कृत सिद्धांत को ही आगे बढ़ा रहा है, क्योंकि किसी सिद्धांत को परिमार्जित करने वाले को संस्कृत या सुसंस्कृत मानव नहीं कहा जा सकता। संस्कृत व्यक्ति की संतान को संस्कृत नहीं माना जाता, क्यों? क्योंकि यहाँ पर आप देखेंगे तो संस्कृत से अर्थ जो है सभ्य के अर्थ में आप उसका अर्थ लें। ऑप्शन 1 है, उन्हें अधिक परिश्रम करना पड़ा है। दूसरा, उन्हें इसके लिए नई खोज करनी पड़ती है। तीसरा, उन्हें वह खोज अपने पूर्वजों से प्राप्त हुई है। चौथा, उन्हें वह अनायास ही प्राप्त नहीं हुई है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, उन्हें वह खोज अपने पूर्वजों से प्राप्त हुई है, इसलिए जो है संस्कृत व्यक्ति के संतान को संस्कृत नहीं माना जाता, क्योंकि उन्होंने खुद से कुछ नया नहीं किया, खुद से कुछ नया आविष्कार नहीं किया, बल्कि जो उनके पास पहले से था उससे ही वो आगे बढ़ा रहे हैं। तो इसलिए हम उनको संस्कृत यानी कि सभ्य हम नहीं कह सकते। प्रश्न संख्या 8 है, आत्मविनाश शब्द में कौन सा समास है? ऑप्शन 1 अव्ययीभाव समास, ऑप्शन 2 तत्पुरुष समास, ऑप्शन 3 द्वंद्व समास, ऑप्शन 4 कर्मधारय समास। इसका राइट आंसर हो जाएगा तत्पुरुष समास। जैसा कि आपको बताया गया है, जब यहाँ पर योजक चिन्ह लगा हो तो वहाँ पर तत्पुरुष समास होता है, यानी कारक विभक्ति का लोप होता है। आत्मविनाश यानी कि अपना विनाश, अपनी आत्मा का विनाश, यहाँ पर जो का है कारक चिन्ह वो लोप हुआ है, यहाँ पे तत्पुरुष समास हो जाएगा। प्रश्न संख्या 9 है, मजदूरों के लिए अपना सारा जीवन किसने दुख में बिता दिया? ऑप्शन 1 बराक ओबामा ने, ऑप्शन 2 कार्ल मार्क्स ने, ऑप्शन 3 हिटलर ने, ऑप्शन 4 नेपोलियन ने। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, कार्ल मार्क्स ने जो है अपना सारा जीवन मजदूरों के दुख में बिता दिया। प्रश्न संख्या 10 है, आग के आविष्कार की प्रेरणा रही है? ऑप्शन 1 पेट की ज्वाला, ऑप्शन 2 हृदय की ज्वाला, ऑप्शन 3 ईर्ष्या की ज्वाला, ऑप्शन 4 संताप की ज्वाला। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 पेट की ज्वाला। क्योंकि जो पहले के आदि मानव थे वो कच्चा मांस खाते थे, फिर उनको लगा कि नहीं इसको हम कैसे भून के खा सकते हैं, तो इसलिए फिर आग का आविष्कार हुआ। तो उसकी जो प्रेरणा रही वो पेट की ज्वाला ही रही। प्रश्न संख्या 11 है, मानव की जो योग्यता उसे आत्मविनाश की ओर ले जाती है वह है? ऑप्शन 1 है संस्कृति, ऑप्शन 2 असंस्कृति, ऑप्शन 3 सभ्यता और ऑप्शन 4 है असभ्यता। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 असंस्कृति। जो मनुष्य के अंदर जो असंस्कृति का गुण है वो उसे उसके आत्मविनाश की ओर ले जाता है। तो ये थे आपके क्षितिज भाग 2 के गद्य खंड के जितने भी पाठ हैं आपके सब पर आधारित बहुविकल्पीय प्रश्न, जो आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और उपयोगी भी हैं। और मैं उम्मीद करती हूँ कि अगर आप इस वीडियो को 2 बार देखते हैं तो इन प्रश्नों के उत्तर आपको याद हो जाएंगे, आप
पाठ का जो विषय वस्तु से समझ पाएंगे और प्रश्न आपसे गलत नहीं होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पर हम आपके पद्य खंड के, काव्य खंड के जो भी आपके पद हैं, दोहे हैं, उस पर आधारित बहुविकल्पी प्रश्नों को देखेंगे, कविताओं पर आधारित। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।